अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो सब पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसके हवाले से है। ये सिलेबस यानी पॉलिटिकल साइंस CSS, PMS और इवन के जो मास्टर्स लेवल के ऊपर या BS लेवल के ऊपर इसके अंदर जो कंटेंट्स शामिल होते हैं उनके हवाले से ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे जो कैंडिडेट्स या एस्पायरेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है या ऑप्ट करना चाहते हैं CSS में या PMS में, तो उनके ज़हन के अंदर जो इनिशियल क्वेश्चंस आते हैं, दो तरह के वो क्वेश्चंस होते हैं। एक तो वो ये होता है कि वो सारा ये जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, तो वो इसके अंदर ये सारी चीज़ें क्यों ऐड कर दी गई हैं। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन जो होता है वो उन कैंडिडेट्स के हवाले से होता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों ऐड कर दी गई हैं। तो मैं असल में इस चीज़ को आज जो है ना वो एड्रेस करना चाहता हूँ, ताकि आगे नेक्स्ट जो हम जितने भी क्लासेस हमारी हों या लेक्चर्स हों उनके अंदर स्टूडेंट के अंदर कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो या कोई एम्बिग्विटी ना हो इस सब्जेक्ट के सिलेबस को लेके। तो ये यानी सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन के हवाले से जो आगे मेरा टारगेट है वो एक तो PMS के कैंडिडेट्स हैं, CSS के कैंडिडेट्स हैं और जो मास्टर्स लेवल के कैंडिडेट्स होते हैं या BS लेवल के जो कैंडिडेट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए ये चीज़ें हम बाद में इसको एलेबोरेट करेंगे कि PMS में कौन सा कंटेंट है, CSS में कौन सा है और मास्टर्स के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज़ कौन कौन से होते हैं या BS के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ एक ओवरऑल मैं पॉलिटिकल साइंस को के एक ओवरऑल कंटेंट के हवाले से थोड़ी सी क्लैरिटी स्टूडेंट्स के जहन के अंदर जो है ना वो कर देना चाहता हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस को जब हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं मुख्तलिफ सिलेबस के अंदर PMS, CSS या कोई और जो इसके सिलेबस वगैरह होते हैं मास्टर्स लेवल पे, तो हमें इसके एरियाज़ तीन अमूमन नज़र आते हैं। एक तो होता है जो जिसमें टॉपिक्स वगैरह होते हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये इस तरह की चीज़ें। दूसरा एक जो एरिया नज़र आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया होता है और तीसरा जो होता है वो पॉलिटिकल थाट का एक एरिया होता है। तो अब इस सारी चीज़ को लेके स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं या वो परेशान होते हैं कि ये बड़ी कोई अलग अलग चीज़ें जो हैं वो तीनों जो हैं अलग अलग पोर्शंस हैं और इसके अंदर इतने पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इतने इसके अंदर थाट्स हैं, इतनी थेरीज़ हैं और इतने ज़्यादा सारे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। तो इस हवाले से मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ। तो अगर हम इस सारे पॉलिटिकल साइंस के सारे सब्जेक्ट को अगर हम ओवरव्यू करें तो उसको अप्रोच करने के लिए, उसको समझने के लिए कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो क्या है, उसके लिए दो जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो हम मद्देनज़र रख सकते हैं। एक तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है पॉलिटिकल साइंस की वो कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने पेश करूँ और उसके हवाले से एक तो सब्जेक्ट मैटर को मैं आइडेंटिफाई करूँगा। डेफिनेशन के हवाले से दो पोर्शन होंगे, एक होगा जो कि स्टेट के हवाले से, दूसरा अदर इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा जो मेन पोर्शन होगा वो जो है वो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है उसके हवाले से होगा। ये दोनों चीज़ें मिल के जो है, दोनों या तीनों चीज़ें मिल के ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। तो सिंपल अगर एक पॉलिटिकल साइंस की मैं डेफिनेशन करूं तो इट इज़ सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट और स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। यानी सादा तरीन और सिंपल और इजी जो डेफिनेशन है, इजी या सिंपल डेफिनेशन मैं यहाँ पे इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि CSS और PMS के जो कैंडिडेट्स ख़ास तौर पे हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट ने या हर कैंडिडेट ने जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो और उसको पॉलिटिकल साइंस का जो है वो सारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो या बैकग्राउंड उसका हो। तो मैं सिंपल एक डेफिनेशन जो कि हर किस्म का बैकग्राउंड रखने वाले बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो हेल्पफुल हो। तो वो क्या डेफिनेशन है? पॉलिटिकल साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट और स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। ये जो स्टेट और स्टेट रिलेटेड हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम जो है वो पढ़ते या देखते हैं। पहले हम देखें कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं।
जब हम स्टेट को पढ़ते हैं या हम सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया जाता है तो स्टेट के हवाले से एक तो हिस्टोरिकल जो ग्रोथ है या बैकग्राउंड है स्टेट का वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। दूसरा थियरीज़ रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ स्टेट जो है वो इंक्लूड किया जाता है। थियरीज़ ये होती हैं कि किस बेस के ऊपर ये जो है स्टेट वजूद में आई है, रिलीजन की बेस पे आई है, फोर्स की बेस पे आई है, या कि फैमिली बॉन्ड्स की वजह से या इसकी वजह से आई है या रिलीजन की वजह से आई। तो ये एक थ्योरी इसको कहते हैं कि ये थ्योरीज़ हैं स्टेट के एवोल्यूशन के हवाले से। इसी तरह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि यूरोप के अंदर भाई स्टेट्स किस तरह वजूद में आई, एशिया के अंदर किस तरह आई, किसी और कॉन्टिनेंट के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर स्टेट्स हमें नज़र आ रही हैं आजकल, वो किस किस हिस्टोरिकल प्रोसेस से गुज़र के इस स्टेज तक पहुंची हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल या एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। दूसरा जो हम चीज़ें देखते हैं जो सिलेबस के अंदर इंक्लूड होती हैं उसमें स्टेट को जब हम पढ़ते हैं तो स्टेट के बेसिक एलिमेंट्स डेफिनेशन पढ़ी जाती है और उसके बाद एलिमेंट्स पढ़े जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं? वो पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, वो गवर्नमेंट है और सॉवरेनिटी है। अब ये स्टेट के 4 पार्ट्स हैं। इनको फर्दर जो है 4 पार्ट्स को जो है वो हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि पहले हम ले लेते हैं जी सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन करते हैं, जिसको इक़्तिदार आला कहा जाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जाते हैं, यानी उसका वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो एक जनरल फीचर्स होते हैं, उसके बाद मोनिस्टिक थ्योरी होती है और प्लूरलिस्टिक थ्योरी होती है। इसी तरह जो इसका दूसरा पोर्शन है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी होता है। अब हम चले जाते हैं वापस फिर स्टेट पे। स्टेट का एक और जो एलिमेंट है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द मशीनरी थ्रू विच द विल ऑफ स्टेट इज़ फार्मूलेटेड, एक्सप्रेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये गवर्नमेंट है जी। अब गवर्नमेंट के अंदर जो है वो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, या जिनको सिंपली कहा जाता है कि डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है जिसका बुनियादी काम कानून साजी करना होता है। दूसरा एग्जेक्टिव या इंतज़ामिया होती है जिसका बुनियादी काम कानून के ऊपर अमल दरामद करना होता है। और तीसरी अदलिया होती है जिसका बुनियादी काम कानून की तशरीह करना या लोगों को इंसाफ पहुँचाना होता है। अब सिलेबस के अंदर ये चीज़ें भी, ये टॉपिक्स जो हैं ये शामिल किए जाते हैं। इसी तरह हम अगर देखें कि गवर्नमेंट को फर्दर जब हम स्टेट को या गवर्नमेंट को दोनों को उनकी काइंड्स भी इसके अंदर पढ़ी जाती हैं। यानी स्टेट की काइंड्स कौन सी होती हैं कि कोई स्टेट जो है वो फेडरल स्टेट है या कि यूनिटी स्टेट है। इसी तरह हम दूसरी तरफ आएँ गवर्नमेंट की अक़साम में, तो गवर्नमेंट के जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैं बेसिकली वो 2 किस्म के हैं। एक होता है डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक और दूसरा होता है डिक्टेटोरियल और डिक्टेटरशिप। ऑटोक्रेसी भी पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ जो होती हैं उनको भी पढ़ते हैं, और इस तरह करके ये कुछ अक़साम जो होती हैं वो फर्दर डिटेल में जो है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेटिक होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक हम समझ लें कि जो है वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस गवर्नमेंट 2 किस्म की हो सकती हैं, डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक। इसी तरह गवर्नमेंट जो होती है उसको जब प्रैक्टिकली किसी सिस्टम किसी स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उसमें जो वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर जो या जमहूरियत के अंदर जो तर्ज़ हुक्मरानी होता है उसमें प्रेसिडेंशियल हो सकता है, और पार्लियामेंट्री से दूसरी जो काइंड है। तो ये जब गवर्नमेंट या स्टेट की काइंड्स में पढ़ते हैं ये कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या होता है जी, स्टेट कोई यूनिटरी है या फेडरल है, गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है। तो ये काइंड्स पढ़ी जाती हैं। तो ये सिंपल एक कंसेप्ट है कि जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ स्टडी ऑफ स्टेट। तो स्टेट जो होती है वो थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करें तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर स्टेट के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ है। अब स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, उनकी आगे एक किस्म है लॉबी या लॉबीज़ होती हैं। इसी तरह उसके अंदर जो और रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल डायनामिक्स के हवाले से, सियासी हरकियात के हवाले से कुछ चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे आप समझें कि इलेक्शंस वगैरह होते हैं, मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो इस चीज़ के अंदर जो है वो पढ़ी जाती है। तो अब गवर्नमेंट जो है उसकी फार्मेशन को या उसके स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर फर्दर कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक तो वो चीज़ है कि जो हमें अपरेंटली नज़र आ रही है वो हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स,
जिनको लोग मुंतखब करते हैं और वो ऐवान के अंदर आते हैं, अपनी लेजिस्लेचर बनती है पहले, फिर अगर इंतज़ामिया उसके अंदर से बन रही है या अलग से बन रही है, तो बहरहाल ये अवाम के नुमाइंदे होते हैं। दिस वे और दैट वे अवाम जिनको मुंतखब करके पावर उनके हाथ में देती है और वो पावर को इस्तेमाल करते हैं अवाम की भलाई के लिए। तो ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के अंदर जो होती है, ये सियासी लोग होते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करके आते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के अंदर कुछ जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी भी होती है, जो कि इलेक्टेड नहीं होती, बल्कि वो किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी और तरीके से वो आई होती है, लेकिन वो इंतज़ामिया के अंडर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली वो इंतज़ामिया के अंडर काम करती है, और इंतज़ामिया जो सियासी इंतज़ामिया है उसको ये फैसिलिटेट करती है। अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर फिर दो चीज़ें आती हैं। एक सिविल ब्यूरोक्रेसी होता है, जिसको जनरली हम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से पढ़ते या समझते हैं, और दूसरा इसका पोर्शन होता है मिलिट्री लीडरशिप या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। तो ये एक सिस्टम के अंदर जो है ये सारा एक फार्मल स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का, ये सारी चीज़ें उस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये जब हम गवर्नमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर स्टडी की जाती हैं, और ये टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंदर। इसी तरह कुछ इनफॉर्मल किसी तरीके से कुछ फार्मल भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ इनफॉर्मल कुछ इदारे होते हैं या जो गवर्नमेंट के अंदर अपना असर और रसूख रखते हैं, या गवर्नमेंट ख़ास तौर पे जब फंक्शनिंग कर रही होती है या उसकी मेकिंग हो रही होती है, तो इन चीज़ों इनका इदारों का या इन एंटिटीज़ का भी रोल होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि फ्यूडलिज़म है या फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, तो उनका रोल होता है, वो डिपेंड करता है कि सोसाइटी की ओरिएंटेशन क्या है, तो उसको भी हो सकता है हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ें, या कोई और भी किसी कंट्री के स्पेसिफिक वाले से। ये कुछ फार्मल या इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के बनाने में भी किरदार अदा करते हैं और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर भी ये असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो हम ये चीज़ भी जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। दो चीज़ें पढ़ी हैं बुनियादी तौर पे, इट इज़ स्टडी ऑफ स्टेट, और स्टेट में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि क्या क्या इंक्लूड हो सकती हैं। दूसरा पढ़ा है कि इट इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, पार्टिसिपेशन, इलेक्शंस और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन या ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और दूसरे जो फैक्टर्स हैं, ये दो पोर्शन हो गया जी डेफिनेशन के हवाले से। यानी ये आप समझें कि ये एक मखसूस किस्म के और ख़ास टॉपिक्स, टिपिकल टॉपिक्स जो हैं, ये तो हर हाल में हम पढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ एक और आ जाती है कि हम जब पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को देखते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव के हवाले से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, CSS है, PMS है, तो वहाँ पे या कोई मास्टर्स की डिग्री है, BS की डिग्री है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कंटेंट या कोर्सेज इस तरह के नज़र आते हैं जिनके अंदर जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई कोर्स है या टॉपिक आ जाता है। इसी तरह उसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जैसे UNO आ जाती है, यूरोपीय यूनियन आ जाती है, SAARC आ जाती है, कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये उसके अंदर हम कंटेंट के अंदर स्पेसिफिकली देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई कंटेंट होता है, कोई पोर्शन होता है। इसी तरह पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान या यूनिट्स के दरमियान जो पावर है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ख़ास तौर पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। अगर यूनिटरी है तो वहाँ पे किस तरह कंसंट्रेट हुई है पावर, ये टॉपिक्स हमें मिलते हैं सिलेबस के अंदर। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हमें कोर्स के अंदर कुछ आउटलाइन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। और इसी तरह लॉ, राइट्स, ड्यूटीज़, लिबर्टीज़ और इक्वालिटीज़ के हवाले से भी हमें कुछ टॉपिक्स मिलते हैं। और कुछ पॉलिटिकल जो मेजर पोर्शन एक मिलता है वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स का होता है या जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके हवाले से भी मिलता है। हम देखते हैं कि चलो जी स्टेट और स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस तो ठीक हैं, जो मैंने सारे समझा दिए, ये चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन जब हम सिलेबस को थोड़ा सा माइन्यूटली देखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी और चीज़ें नज़र आती हैं जिनकी मैंने मिसालें आपको दी हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं या ये जो कंटेंट है ये क्यों पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स को इस हवाले से क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। अक्सर औकात जो स्टूडेंट्स जिनको हम कोचिंग करते हैं या गाइड करते हैं तो वो इस क्वेश्चन के हवाले से उनके जहन में एक जो है ना वो क्लैरिटी नहीं होती। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक है, स्टेट और स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन तक तो बात समझ आ रही, तो बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड क्यों की गई हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करूँगा
क्योंकि इससे बच्चों के अंदर जो है ना, या कैंडिडेट्स के अंदर जो है ना, वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है और एक उनके ऊपर एक प्रेशर सा डेवलप हो जाता है कि पता नहीं हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें और गैर ज़रूरी चीज़ें शामिल हो गई हैं, और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें कितनी अहमियत की हामिल हैं या किस तरह आ सकती हैं। तो चलो वो क्वेश्चन पेपर के हवाले से या पास पेपर को हम अलग किसी उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जनरल एक मैं अंडरस्टैंडिंग या वो कन्फ्यूजन या एम्बिग्यूटी जो है उसको थोड़ा दूर करना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो अब ये क्यों शामिल हैं जी हमारे सिलेबस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो पॉलिटिकल साइंस की सब डिवीज़न पढ़ें। ये एक टॉपिक होता है अलग होता कि व्हाट आर द सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो पोर्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू द सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस या सब डिवीज़न ऑफ तो पॉलिटिकल साइंस एक वाइडर सब्जेक्ट है और उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स और आते हैं। वो असल में जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस की इनिशियली वो सब फील्ड्स हैं, लेकिन अब वो एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे, एक अलग डिसिप्लिन के तौर पे वजूद में आ चुकी हैं। लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें वो जो होती हैं एज अ सब फील्ड, उनको पढ़ना जो है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो अब वो कौन कौन सी मैं बताता हूँ यहाँ पे कि सब फील्ड्स कौन कौन सी होती हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड के अंदर एक तो जो है वो पॉलिटिकल पॉलिसी आती है, पॉलिसी मेकिंग, ये वो गवर्नमेंट चलानी किस तरह है और ये इस तरह करके मामला, ये एक पूरी सब फील्ड है और इसमें लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। दूसरा जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स आती है कि नेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स क्या हैं, कैसे चल रही है, पावर शेयरिंग क्या हो रही है, उसके अंदर प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिवली पॉलिटिक्स के अंदर जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो सारे मामलात को किस तरह अपना हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरह अपनी जो है वो शेयर वसूल कर रहे हैं। तो ये इस तरह करके चीज़ें जो हैं ये नेशनल पॉलिटिक्स भी इसके अंदर जो है वो पढ़ी जाती है। इसी तरह जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ी जाती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो होती है, आप सादा अगर उसको कहें, ज़्यादा डिटेल में ना जाए, तो हम कहें कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस भी पढ़े जाते हैं जी। इसके अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थोड़ा सा और वो एक टेक्निकल टर्म हो जाती है। तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सेटअप पढ़े जाते हैं कि एक कंट्री के अंदर कौन सा सेटअप है, दूसरे कंट्री के अंदर किस तरह का सेटअप है, उसकी गवर्नेंस किस तरह की है, स्टेट की जो है वो किस तरह से फॉर्मेशन हुई है, यानी यूनिटरी है या फेडरल है, आगे पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एज अ केस स्टडी जो होता है वो पढ़ा जाता है। एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह करके जितने कंट्रीज़ के आप इसमें शामिल कर लें तो इसकी कोई हद नहीं है। फिर उनका कंपैरिजन कर लें, ड्रॉबैक्स कर लें, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव, सारी। तो ये पोर्शन भी असल में टेक्निकली जो होता है ये सब डिवीज़न ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े जाते हैं। ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है दैट इज़ आल्सो अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो अब एक पूरा सब्जेक्ट बन चुका है और पूरा एक फील्ड है। इनिशियली उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही पढ़ा जाता था, एक चैप्टर के तौर पे, एक पोर्शन के तौर पे। अच्छा, क्यों वो रेलेवेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ है, स्टेट से रिलेटेड चीज़ है। अब उसको उसकी गवर्नेंस करनी है, उसको चलाना है, उसमें एफिशिएंसी लानी है, बेहतरी लानी है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका भी थोड़ा बहुत जो है वो पोर्शन जो है वो पढ़ा जाता है या इंक्लूड रखा जाता है, हम समझे कि अपने सिलेबस के अंदर। अच्छा, इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस होने की वजह से जब हम कंटेंट को देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के किसी भी लेवल पे, तो हमें वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, ये हमें वहाँ पे नज़र आता है। और वहाँ पे लोकल बॉडी का भी जो वो अलग भी एक पॉइंट होगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर और ये उसकी फंक्शनिंग और उसमें एफिशिएंसी लाने के तरीक़ाकार, सारी चीज़ें ये इसलिए शामिल की जाती हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस की एक सब फील्ड थी और है। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक जो मतलब सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की, वो है पॉलिटिकल डायनामिक्स। पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इलेक्शन होता है, ये सारा प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है, जैसे पहले भी डिस्कस किया है। तो ये भी एक पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड समझा जाता है। इसी तरह जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या जिसको लोकल गवर्नमेंट का कहते हैं, वो भी पॉलिटिकल साइंस की एक सब फील्ड है। यानी ये जो हमारे बल्दियाती इदारे होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, तो टोटली बेशक वो सारी डिटेल ना भी शामिल हो सिलेबस के अंदर, लेकिन उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो शामिल किया जाता है अंडरस्टैंडिंग लेने के हवाले से, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल साइंस की
सब फील्ड है। तो दूसरा जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसकी सब फील्ड है। वो जो मैंने पहले जो पोर्शन बताया है, जिसके अंदर हम सिंपल हम कहते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, यानी स्टेट है, स्टेट के आगे गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कंसेप्ट्स आप कह लें, थ्योरी कह लें, कंसेप्चुअल चीज़ें जो बेसिक हैं उन हैं। तो ये जो पोर्शन, ये जो टॉपिक्स हैं, ये भी पॉलिटिकल साइंस की एक सब फील्ड इसको समझा जाता है। इसी तरह एक और मेजर पोर्शन जो है या मेजर सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, दैट इज़ पॉलिटिकल थाट और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। इसके अंदर हम पॉलिटिकल थिंकर्स या पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स को पढ़ते हैं। एरिस्टोटल लिया, प्लेटो पढ़ लिया, मैकियावेली पढ़ लिया, हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़ लिए, बेंथम पढ़ लिया, हेगल पढ़ लिया, कार्ल मार्क्स पढ़ लिया, आगे मुस्लिम पॉलिटिकल थाट जो हैं इब्न खल्दून पढ़ लिया, अल-मावर्दी पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें किसी और पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ लिया, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स, थिंकर्स जिन्होंने मुख्तलिफ़ थेरीज़ दी हैं, इन सब को भी क्या है, एक पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड समझा जाता है। तो ये एक मेजर पोर्शन है, एक आप समझें कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये भी एक बड़ी फेमस या बड़ी इम्पॉर्टेंट सब फील्ड है, पॉलिटिकल थाट। अच्छा, इसके अलावा पब्लिक लॉ जो है, पब्लिक लॉ यानी आप इसको ज़्यादा टेक्निकल उसमें ना जाएं कि पब्लिक लॉ क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, या लॉ की अक़साम क्या होती हैं। आप ये समझें कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर लॉ के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पढ़ी जाती हैं। व्हाट इज़ लॉ, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ लॉ, या जो है वो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लॉ पढ़ लिया। तो लॉ से रिलेटेड भी जो है ना कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ी जाती हैं। तो ये जो पब्लिक लॉ है, इसको अब ये अलग एक फ़ील्ड बन चुकी है, और ये लॉ के अंदर जो लॉ की डिग्री है या लॉ की फ़ील्ड है, उसके अंदर भी इसको एक सब फील्ड के तौर पे पढ़ा जाता है पब्लिक लॉ को, ठीक है। तो पब्लिक लॉ जो है ये भी एक सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। कानून जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं कानून, क्यों बनाए जाते हैं वगैरह। चूँकि लेजिस्लेचर भी हम पढ़ रहे होते हैं, एग्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं और जुडिशरी भी पढ़ रहे हैं, तो ये फिर लॉ की होना पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये टॉपिक इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ये क्या होता है कि ये थोड़ी समझें कि इंट्रोडक्टरी टाइप ही इसके अंदर टॉपिक्स या वो चीज़ें होती हैं। इसी तरह जो पॉलिटिकल साइंस है, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट जो सब फील्ड है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है। आगे फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस की एक सब फील्ड है या उसका फर्दर पोर्शन है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस की बहुत जो है वो एक फ़ील्ड समझा जाता है। पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट होता है वो मास्टर या एमफिल लेवल करने के बाद उसके आगे ये फ़ील्ड सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस के बाद उसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी फ़ील्ड होती है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर लोग जो है वो फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आगे फर्दर जो उनकी काफ़ी सारी ऑप्शंस और काफ़ी सारा जो है वो नॉलेज गेन करने का उनको मौका मिल जाता है। तो ये जो है ये वो चीज़ें हैं जो स्टेट और स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के अलावा चीज़ें जो हैं वो हमें, जब हम कोई भी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस निकालते हैं, वो CSS का हो, वो PMS का हो, वो MA पॉलिटिकल साइंस का हो, MSc पॉलिटिकल साइंस का हो, या BS के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हों, तो जब भी हम उनको देखते हैं तो हमें ये स्टेट और स्टेट रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के अलावा ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर मिलते हैं। और ये टॉपिक क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये सारी जो हैं ये पॉलिटिकल साइंस की बेसिकली सब फील्ड्स हैं। तो ये कन्फ्यूजन मेरा मकसद था दूर करना स्टूडेंट के जहन में, चूँकि अक्सर औक़ात स्टूडेंट जो हैं वो ये सवाल करते रहते हैं और रिपीटेडली ये करते हैं कि ये टॉपिक्स जो हैं वो क्यों इंक्लूड किए गए हैं, और वो कहते हैं कि ये दूसरे सब्जेक्ट इसमें क्यों इंक्लूड किए गए हैं। तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये भी असल में ये उनके ही सब्जेक्ट हैं, ये पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड्स हैं, और इसी वजह से इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ा थोड़ा इंक्लूड किया जाता है दिस वे और दैट वे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ तक तो ये सारा जो सिलसिला है कंप्लीट हो गया कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो सिलेबस कौन कौन सा होता है, ये टॉपिक्स होते हैं।